स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भौगोलिक आधार की विवेचना कीजिए। यहाँ पर आप दो क्वेश्चन को देखेंगे। पहला तो आपका ये हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भौगोलिक आधार की विवेचना कीजिए और इसके साथ साथ भूगोल किस प्रकार देशों की विदेश नीति को प्रभावित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले आप लोग समझिए। ये क्वेश्चन ठीक उसी तरह से जो हम आपको क्वेश्चन बताए थे कि भू राजनीति की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, भू राजनीति और राजनीतिक भूगोल के बीच संबंध की विवेचना कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आपको करवाए थे। और सेम उसी तरह से क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पर आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें भौगोलिक आधार की विवेचना कीजिए। मतलब भौगोलिक आधार पर किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कह सकते निर्माण किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह से बनाए जाते हैं और भूगोल किस प्रकार से देशों की जो विदेश नीति होता है उसको प्रभावित करता है। तो ये आपको बताना है आंसर में। ठीक है, डिटेल में इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ में उनको भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला जो आपका सेमेस्टर 8 बचा है उसमें अच्छे से तैयारी करके जा सकें। शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक तथा कूटनीतिक संबंधों से। विदेशी संबंध का मतलब या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार से, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामरिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर कूटनीतिक संबंध एक देश से दूसरे देश के बीच में, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सामान्यतः यह माना जाता है कि विदेश नीति केवल राजनीतिक नेतृत्व और राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्धारित होती है। कहा जा रहा है कि अगर मोटा मोटी देखें राजनीति का मतलब, तो कहा जा रहा है कि विदेश नीति जो है वो केवल राजनीतिक नेतृत्व और राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन वास्तव में भूगोल भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है। कहा जा रहा है कि जो राजनीति है सिर्फ वही क्या करता है, इसका नेतृत्व करता है, विदेश नीति का राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्धारित करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति इसका नेतृत्व करता है फिर उसको निर्धारित करता है, बल्कि उसके साथ साथ जो भूगोल है वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। इसके आधार पर क्या है, तो किसी भी देश के साथ कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाता है। किसी देश की स्थिति, आकार, सीमाएं, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, समुद्री मार्ग तथा पड़ोसी देशों के साथ उसका भौगोलिक संबंध उसकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या कहा गया कि किसी भी देश का जो स्थिति है, मतलब कोई भी देश कहाँ पर स्थित है, उसका आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है, उसकी सीमाएं कितनी है, प्राकृतिक संसाधन वहाँ पर क्या क्या है, जलवायु वहाँ का कैसा है, समुद्री मार्ग वहाँ पर है या फिर नहीं है, पड़ोसी देशों के साथ उसका भौगोलिक संबंध उसकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। मतलब किसी भी देश कैसे वो, उसके वहाँ पर किस तरह से संसाधन निकलता है, वहाँ का जलवायु कैसा है, समुद्री मार्ग वहाँ पर है या फिर नहीं, कितने बड़ा है वो देश है, ये सारी चीजें क्या करता है, किसी भी देश का विदेश नीति को और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को गहराई से प्रभावित करने का काम करता है। इसी कारण नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, किसी राष्ट्र की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। किसी भी राष्ट्र का जो विदेश नीति है वो उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मरुस्थल वाला क्षेत्र, जैसे दुबई, तो दुबई में सब्जी वगैरह तो नहीं उगता है, फसल तो वहाँ पर नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जो खाने वाला सामान वो क्या करते हैं, वहाँ पर खरीदते हैं। और जो तेल जैसा कुछ चीज है वो हम लोग को क्या करते हैं, वो बेचते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से वहाँ पर भूगोल रहेगा उसी तरह से उनको अपने हिसाब से विदेशी नीति बनाना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना पड़ेगा। अर्थात कोई देश विश्व राजनीति में किस प्रकार व्यवहार करेगा यह काफी हद तक उसकी भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये जो उदाहरण मैं आपको दिए कि जैसे अरब वाले देश, वहां पर तो सिर्फ बालू है, तो वहां पर खाने योग्य कुछ निकल सकता है क्या, कुछ उपजा सकते हैं, बहुत कम उपजता है, जो वहां पर पूरा नहीं कर सकता, उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। तो बाहर देशों से जहाँ पर उपजा होता है वहां से मंगवाते हैं, और वहां पर जो संसाधन है अरब देशों में, वहां से तेल निकलता है, तो तेल को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर भेजते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से जिस क्षेत्र में भूगोल रहेगा उसी तरह से वो अपने राजनीतिक को या फिर जो विदेशी संबंध है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसको प्रभावित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भौगोलिक आधार देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भौगोलिक आधार क्या है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण और विकास में अनेक भौगोलिक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्हें भौगोलिक आधार कहा जाता है, और इनको ही भौगोलिक आधार कहा जाता है। पहला क्या है, भौगोलिक स्थिति, मतलब कोई भी देश कहाँ पर स्थित है उसको बोलते हैं भौगोलिक स्थिति। किसी देश की विश्व मानचित्र पर स्थिति उसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करता है। जो देश महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों, जल डमरू मध्यों या फिर महाद्वीपों के संगम पर स्थित होते हैं, उनका सामरिक और राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। उनका सामरिक मतलब जो कह सकते हैं जो सैन्य सुरक्षा है वहां पर भी आप नजर रख सकते हैं, उसमें बेहतर है, और जो राजनीतिक महत्व वो भी बढ़ जाता है। अगर कोई भी देश कहाँ पर स्थित है, तो किसी भी जल डमरू मध्य में स्थित है, किसी भी समुद्री मार्ग में स्थित है, या फिर किसी महाद्वीपों के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो सामरिक दृष्टि से या फिर राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हम आपको फिर से एक उदाहरण दें स्टेट ऑफ हार्मोज का, जहां से भी अधिकतर तेल वहां से निकाला जाता है। तो जहां पर उसका दबदबा था, जिस देश का दबदबा था, वो अपना भी काम दिखा रहा है, अपना कह सकते हैं दबदबा दिखा रहा है, अपना ताकत दिखा रहा है। तो उसी तरह से जो भौगोलिक स्थिति है वो भी काफी हद तक निर्भर करता है, ये काफी हद तक क्या है, तो प्रभावित करता है
राजनीतिक को, विदेशी संबंध को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को। आगे इसमें कहा जा रहा है, जैसे कि एक उदाहरण है कि भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित होने के कारण दक्षिण एशिया की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारा दक्षिण एशिया, हम लोग खुद दक्षिण एशिया में है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो हिंद महासागर के मध्य में स्थित, मतलब जो हिंद महासागर है उसमें हम सबसे ज्यादा क्षेत्र हम ही लोग घेरते हैं। ठीक है, इतना बड़ा हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, तो यह बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि उदाहरण के लिए भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित होने के कारण दक्षिण एशिया की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार तुर्की यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला स्थिति के कारण विशेष महत्व रखता है। जो तुर्की है वो एशिया और यूरोप को जोड़ता है। ठीक है, इस प्रकार किसी देश की स्थिति उसके मित्र देशों, प्रतिद्वंदियों और विदेश नीति की दिशा को प्रभावित करता है। इस प्रकार किसी भी देश का जो स्थिति है, उसका जो भौगोलिक स्थिति है, वो उसके मित्र देशों की, कौन कौन उसका मित्र देश होगा, उसके प्रतिद्वंदी कौन कौन होंगे और उसका विदेश नीति किस दिशा में होगा, इस चीज को वो प्रभावित करता है। किस तरह से वो अपना विदेश नीति बनाएगा, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय के साथ संबंध रखेगा, इस सारी चीजों को ये निर्भर करता है, या फिर कह सकते हैं इसको प्रभावित करता है। दूसरा यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है आकार और क्षेत्रफल। आकार और क्षेत्रफल को देखते हैं। किसी देश का आकार भी उसकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को प्रभावित करता है। किसी भी देश का जो आकार है वो उसकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को प्रभावित करता है। विशाल क्षेत्रफल वाले देशों के पास अधिक संसाधन, बड़ी जनसंख्या और सामरिक गहराई होती है। इससे उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ती है। जिसके पास ज्यादा जगह है वहां पर अगर ज्यादा जगह होगा तो ज्यादा संसाधन भी निकलेगा। ठीक है, तो इसी बात में कहा जा रहा है कि विशाल क्षेत्रफल वाले देशों के पास अधिक संसाधन होता है, बड़ी जनसंख्या होती है, हो सकती है, जैसे हम लोग के पास क्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या है। चाइना के पास क्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या। ठीक है, और सामरिक गहराई होता है। इससे उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ती है। सामरिक गहराई मतलब फिर से आपको बता दें, सामरिक मतलब होता है राजनीति या फिर सैन्य सुरक्षा में जो बेहतर हो उसको बोलते हैं सामरिक। राजनीति को प्रभावित करने वाला और जहां पर सैन्य सुरक्षा बेहतर हो सके उसको बोलते हैं सामरिक जगह। तो सामरिक गहराई होती है उसमें। ठीक है, उदाहरण के लिए रूस और चीन का विशाल भूभाग उन्हें विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग के बारे में लिखा नहीं जाता है। इसके विपरीत छोटे देशों को अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए अक्सर अन्य देशों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। जो छोटे देश हैं जिनके पास सुरक्षा करने के लिए जगह, मतलब कम कह सकते हैं, उसके पास उतना संसाधन नहीं है, सुरक्षा करने के लिए संसाधन नहीं है, आर्थिक हित नहीं है, उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है। ठीक है, उसके कारण उसको अन्य देशों पर क्या है तो निर्भर रहना पड़ता है, जो छोटे देश हैं। जबकि जो बड़े देश हैं, हमारे पास इतनी जनसंख्या है कि सभी जो देश है वो चाहता है कि हम भारत के साथ व्यापार करें, भारत के साथ बिजनेस करें, क्योंकि हम लोग खरीदने वाले ज्यादा हैं। ठीक है, तो सभी लोग चाहते हैं कि बाजार में भारत में क्या है तो हमारा भी बाजार हो, हमारा भी कंपनी हो, वहां पर सामान मेरा भी बिके, क्योंकि हम लोग खरीदने वाले ज्यादा लोग हैं। तो उस तरह से जो विदेश है, जो देश है, वो हमारे साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तीसरा जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है सीमाएं और पड़ोसी देश। किसी देश की सीमाएं और उसके पड़ोसी देश उसकी विदेश नीति को सीधे प्रभावित करते हैं। किसी भी देश का सीमा किस देश के साथ लगता है, कहाँ पर उसकी सीमाएं, जैसे कि समुद्र मार्ग में लगता है या फिर भौगोलिक मार्ग में लगता है, कहाँ पर उसका सीमा है और उसके पड़ोसी देश कैसे हैं, वो भी क्या करता है, विदेश नीति को प्रभावित करता है। यदि पड़ोसी देशों के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण हो तो व्यवहार और सहयोग बढ़ता है। जो आपके पड़ोसी देश हैं आपके साथ वो मित्रता रखते हैं, मित्रता जैसे संबंध रखते हैं, तो क्या होगा, व्यापार और सहयोग बढ़ेगा। लेकिन यदि सीमा विवाद हो तो तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि चाइना से हो सकता है, पाकिस्तान से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे दोस्त नहीं है। जैसे भारत की विदेश नीति में पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ संबंधों का विशेष महत्व है। क्या कहा गया, जैसे कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ संबंधों का विशेष महत्व। यहाँ पर क्या है तो सबसे हमारा बॉर्डर लगता है। कहा जा रहा है कि इस प्रकार कहा जाता है कि आप अपने मित्र चुन सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। आप अपने मित्र को चुन सकते हैं जहां आपका मन है। आप अगर अपने सटे हुए क्षेत्र में मित्र नहीं चुनना चाहते तो आप 7 समुद्र पार भी चुन सकते हैं, लेकिन आप अपना पड़ोसी नहीं चुन सकते। जैसे कि आप कहीं भी रहते हैं तो आपको मित्र, अगर मान लीजिए आप गिरिडीह में रहते हैं, ठीक है, तो आप अपना मित्र को गिरिडीह में बना सकते हैं, लेकिन आपका पड़ोसी आप नहीं चुन सकते। आप अपना मित्र हो सकता है कि धनबाद में बनाए, आप हो सकता है कि बिहार जाकर के अपने दोस्त बना ले, लेकिन आपका पड़ोसी वो अपनी इच्छा से यहाँ पर रहेगा। जो रह गया वो रह गया, आप उसको थोड़े बदल सकते हैं। तो उसको बोलते हैं आप अपने हिसाब से अपना मित्र चुन सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं। ठीक है, चौथा पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो प्राकृतिक संसाधन। तेल, प्राकृतिक गैस, जल, खनिज तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। जहां पर ये सारी चीजें है, कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्वपूर्ण आधार। इसी के आधार पर क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध तय किए जाते हैं। जिन देशों के पास प्रचुर संसाधन होते हैं वे विश्व राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। अब जिसके पास तेल है वो क्या करेगा, प्रभावशाली भूमिका निभाए, क्योंकि हर जगह पर क्या है तो तेल का जरूरत है। बिना तेल का बिजली नहीं चलेगा। बिजली तो हमारे यहाँ कोयला से भी बन जाता है, तो बिना तेल का बिजली नहीं चलेगा, उद्योग बंद हो जाएगा। ठीक है,
जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद हो जाएगा। तो तेल के बिना कुछ नहीं हो सकता, खाना नहीं बनेगा अगर गैस नहीं रहेगा तो। वहीं संसाधनों की कमी वाले देश इनके आयात के लिए विशेष विदेश नीति अपनाते हैं। जिनके पास ये सारे संसाधन नहीं है वो क्या करते हैं, इसके आयात आयात के लिए मतलब इसको खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए उसी हिसाब से अपना विदेश नीति को तय करते हैं। मध्य पूर्व के देशों का वैश्विक महत्व उनके तेल भंडारों के कारण है। इसी प्रकार ऊर्जा सुरक्षा आज अधिकांश देशों की विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन चुकी है। क्या कहा जा रहा है, इसी कारण क्या है, तो जो मध्य पूर्व वाले देश हैं, मध्य पूर्व में कौन कौन से देश आते हैं हम आपको पहले से बता चुके हैं। कहा जा रहा है कि वैश्विक महत्व उनके तेल भंडारों के कारण है। इसी प्रकार ऊर्जा सुरक्षा आज अधिकांश देशों की विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन चुका है। पांचों जहां पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है समुद्री स्थिति और बंदरगाह। समुद्री स्थिति और बंदरगाह ये भी क्या करता है, तो विदेशी संबंध को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करता है। समुद्र तक पहुंच किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति को प्रभावित करती है। समुद्र तट वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नौसैनिक शक्ति और समुद्री संसाधनों का लाभ मिलता है। इसके विपरीत स्थल रुद्ध देशों को व्यापार के रूप कहा जा रहा है कि व्यापार के लिए अन्य देशों पर निर्भर करना पड़ता है। जो स्थल रूप देश है मतलब जैसे कि चारों तरफ से जो देशों से घिरा हुआ, उसमें कोई पानी वाला नहीं लगता है, कोई पानी वाला सीमा उसके साथ नहीं लगता, समुद्र वाला सीमा नहीं लगता, उसको बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री उसको बोलते हैं। जैसे कि आपका नेपाल हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, ये सब क्या है, सब लैंडलॉक कंट्री है। जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, हम लोग क्या है, तो हमारा एक तरफ का जो क्षेत्र है वो पानी से लगता है, समुद्र से लगता है, तो हम लोग लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो ये बात कहा जा रहा है कि जब समुद्र तक पहुंच किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति को प्रभावित करता है। समुद्री तट वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नौसैनिक शक्ति और समुद्री संसाधनों का लाभ मिलता है। जिसका तट समुद्र से लगता है उन देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में आसानी होता है। जैसे कि हमारा बहुत सारा क्षेत्र, जैसे कि मुंबई वाला हो गया, गुजरात वाला हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया, ये सब क्या, सब जगह बंदरगाह है। चेन्नई हो गया, बंदरगाह है हमारे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हमारे समुद्र के मार्ग से होता है तो आराम से हो जाता है। और अपना हम लोग नौसैनिक शक्ति भी रख सकते हैं, समुद्रिक संसाधनों का लाभ में मिलता है। इसके विपरीत जो स्थल रुद्ध देश हैं उसके लिए व्यापार के लिए अन्य देशों पर उनको निर्भर रहना पड़ता है। वो पहले किसी देश में सामान उतारते हैं, फिर वो अपने देश में लेकर के जाते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जैसे समुद्री शक्तियों को विदेश नीति में समुद्री मार्गों की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। कहा जा सकता है जैसे कि ब्रिटेन हो गई, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जैसे समुद्री शक्तियों की विदेश नीति में समुद्र मार्गों की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। जिनके पास समुद्री मार्ग, उनके लिए क्या है, तो समुद्री मार्ग का सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। छठा यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है जलवायु और भौतिक संरचना को। जलवायु और भौतिक संरचना किस तरह से विदेशी संबंधों को प्रभावित करता है। पर्वत हो गया, मरुस्थल, नदियां और जलवायु भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। हिमालय भारत के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इसी प्रकार मरुस्थल और घने वन कई बार सीमाओं की रक्षा में सहायक होते हैं। भौतिक संरचना कई बार सीमा विवादों और सामरिक रणनीतियों को भी प्रभावित करती है। तो जो हमारा जलवायु, जो भौतिक संरचना है, वो भी क्या करता है, हमें किसी भी देश के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी देश से क्या करता है, सुरक्षा कवच की तरह वो काम करता है। जैसे हमारा क्या हो गया, पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत चाइना से हमें बचाता है। ठीक है, तो चाइना वाले क्या है, डायरेक्ट हम पर अटैक नहीं कर सकते। तो उसी तरह से कहीं पर हिमालय पर्वत है, कहीं पर क्या है तो मरुस्थल है, कहीं पर क्या है तो पानी है, ठीक है, नदी है बड़ा बड़ा, कहीं पर झील है। तो इस तरह से क्या होता है, जो जलवायु और जो भौतिक संरचना है वो भी क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करता है। सातवां पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या और मानव संसाधन। जनसंख्या और मानव संसाधन। जनसंख्या किसी देश की शक्ति का महत्वपूर्ण आधार होती है। बड़ी और कुशल जनसंख्या आर्थिक विकास और सैन्य शक्ति को बढ़ाती है, जिससे विदेश नीति अधिक प्रभावशाली बनती है। जिसके पास ज्यादा जनसंख्या है, सिर्फ जनसंख्या नहीं बल्कि वो कुशल जनसंख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके घर में 10 लोग हैं और 10 लोग सिर्फ बैठ के खा रहा है तो क्या मतलब वो जनसंख्या रखने का। लेकिन वहीं पर अगर 10 लोग हैं और उसमें से 8 लोग कमा रहा है और सिर्फ 2 ही लोग घर बैठ के खा रहे हैं, मतलब टोटल 8 लोग कमाने वाले और खाने वाले तो 10 ही हुए, लेकिन बैठ के कितना खा रहा है, 2 लोग, तो इसको बोलते हैं कुशल जनसंख्या। लेकिन वहीं पर अगर 10 का 10 आपके पास घर में लोग है लेकिन सब बैठ के खाने वाला है, कोई कमाता नहीं, तो कोई फायदा नहीं। वही बात कहा जा रहा है कि जनसंख्या किसी देश की शक्ति का महत्वपूर्ण आधार होती है। बड़ी और कुशल जनसंख्या आर्थिक विकास और सैन्य शक्ति को बढ़ावा देती है, जिससे विदेश नीति अधिक प्रभावशाली बनती है। भारत और चीन की बढ़ती जनसंख्या और विशाल बाजार ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को मजबूत किया है। हम आपको शुरू में बताए थे कि जो देश हैं, जो हमारे अलावा जो और भी देश हैं, वो क्या करते हैं, हमारे साथ व्यापार या फिर कैसे हमारा बाजार का यूज वो लोग करना चाहता है कि आपका सामान बेच सके, अपना सामान को वो भारत में बेच सके। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं भूगोल किस प्रकार देशों की विदेश नीति को प्रभावित करता है। किस प्रकार से जो भूगोल है वो देशों की विदेश नीति को प्रभावित करता है। कहा जा रहा है कि विदेश नीति किसी देश के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का माध्यम होती है। विदेश नीति किसी देश के राष्ट्रीय हितों का मतलब जो भी किसी देश को जरूरत है
अगर विदेश नीति नहीं रहेगा, जैसे किसी को सब्जी का जरूरत है, किसी को खाने का जरूरत है, किसी को गेहूं का जरूरत है, किसी को आटा का जरूरत है, और अगर वहां पर वो सारी चीजें नहीं है, तो जब उसका संबंध किसी देश के साथ होगा तभी तो वहां पर उस चीज को पहुंचा पाएगा। किसी देश को तेल का जरूरत है, किसी जो देश को कोयला का जरूरत है, किसी को लो अयस्क का जरूरत है, स्टील का जरूरत है, तो जहां पर नहीं है, अगर उसका संबंध किसी अगले देश के साथ होगा तभी तो वहां से इंपोर्ट कर पाएगा। तो ये बात कहा जा रहा है कि विदेश नीति किसी देश के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का माध्यम होती है, और भूगोल इन हितों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आप किसके साथ संबंध बनाएंगे। इन हितों को निर्धारित करने वाला कौन होता है? भूगोल होता है। तो हम लोग देखते हैं कि भूगोल किस प्रकार से विदेश नीति को प्रभावित करता है। पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं का निर्धारण। किसी देश की सीमाएं और पड़ोसी उसकी सुरक्षा नीतियों को प्रभावित करते हैं। यदि किसी देश के पड़ोसी शत्रुतापूर्ण हो तो उसकी विदेश नीति सुरक्षा और रक्षा पर अधिक केंद्रित हो जाती है। जैसे कि हमारा दुश्मन कौन है? चाइना है। हमारा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान है। ठीक है, हमारा दुश्मन अब बांग्लादेश भी है। तो उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं देश की रक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए हम लोग अपना पैसा ज्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, तो वही बात कहा जा रहा है यहाँ पर, वही बात यहाँ पर कहा गया, किसी देश की सीमाएं और पड़ोसी उसकी सुरक्षा नीतियों को प्रभावित करते हैं, उसकी जो सुरक्षा नीति वो उसको प्रभावित करता है। यदि किसी देश के पड़ोसी शत्रुतापूर्ण हो तो उसकी विदेश नीति सुरक्षा और रक्षा पर अधिक केंद्रित हो जाती है। उदाहरण के लिए भारत की विदेश नीति चीन और पाकिस्तान से संबंधित सुरक्षा मुद्दों का विशेष महत्व है। हमारा जो विदेश नीति या फिर हम लोग जो काम करते हैं उसमें से हम इसकी सुरक्षा का ज्यादा ध्यान रखते हैं कि अगर हम लोग दूसरे दूसरे चीज में खर्च करेंगे या फिर दूसरे चीजों को ज्यादा महत्व देंगे तो हमारा सुरक्षा ही कमजोर पड़ जाएगा। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो है, दूसरा जो पॉइंट है वो है आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का विकास। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का विकास, समुद्री मार्ग, बंदरगाह और संसाधनों की उपलब्धता विदेश व्यापार को प्रभावित करते हैं। इसी कारण देश उन क्षेत्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करते हैं जहां से उन्हें व्यापारिक लाभ प्राप्त हो सके। तो आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का विकास भी यहीं से होता है। जहां पर समुद्री मार्ग है, बंदरगाह है, संसाधनों की उपलब्धता है, विदेश व्यापार को प्रभावित करते हैं। ये सब क्या करता है? विदेश व्यापार को प्रभावित करता है। इसी कारण देश उन क्षेत्रों के साथ अच्छे संबंध बना करके रखता है। ठीक है, कई सारे ऐसे देश हैं, जैसे कि नेपाल को कोई सामान लेकर के जाना है तो नेपाल डायरेक्ट कहाँ से कहाँ लेके जाएगा? पहले हमारे यहाँ पर कोलकाता में माल उतारेगा, फिर वो नेपाल मतलब भारत के रास्ते लेकर के नेपाल जाएगा। तो वो क्या करेगा? नेपाल हमसे दुश्मनी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ज्यादा दुश्मनी करेगा तो फिर उसको चाइना होकर लेकर के जाना पड़ेगा, पाकिस्तान होकर के लेके जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से क्या करता है? आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का ही विकास करता है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसकी भूमिका देखते हैं भूगोल का, वो है ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों की विदेश नीति तेल और गैस उत्पादक देशों से निकट संबंध बनाए रखने की दिशा में कार्य करती है। क्या कहा गया? ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों की विदेश नीति, जो भी ऊर्जा आयात करने वाले देश है उसकी जो विदेश नीति है तेल और गैस उत्पादक देशों के निकट संबंध बनाए रखने की दिशा में कार्य करता है। मतलब जैसे हम लोग क्या है? आयात करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? तेल को खरीदते हैं। क्या करते हैं? तेल को खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो हम लोग जहां पर तेल निकलता है उस देश के साथ हम लोग क्या करेंगे? अच्छे संबंध बना कर रखेंगे ताकि हम लोग को तेल मिलता रहे। तो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, कहा जा रहा है कि ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों की विदेश नीति तेल और गैस उत्पादक देशों से निकट संबंध बनाए रखने की दिशा में कार्य करता है। भारत, जापान और यूरोपीय देशों की पश्चिम एशिया के प्रति नीति इसका उदाहरण है। जैसे हम लोग क्या करते हैं? बहुत ही नरमी से पेश आते हैं और उसको मदद करते हैं। जो आपका पश्चिम एशिया का देश है उसका क्या करते हैं? हम लोग मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर से हम लोग को तेल मिलता है। तो उस तरह से क्या करता है? जो भूगोल है वो देश की राजनीति को प्रभावित करता है, देश की अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करता है। चौथा जहां पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है सामरिक गठबंधनों का निर्माण। भौगोलिक परिस्थितियों देशों को सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित करता है। जो भौगोलिक परिस्थिति है कई क्षेत्रों में क्या है, तो यही बात है, भौगोलिक परिस्थिति का सीधा सीधा मतलब है कहीं पर तेल निकल रहा है, कहीं पर नहीं है। तो जिसको जिस चीज का जरूरत है वो जो जरूरत है वही देशों को सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों में कई देश रक्षा सहयोग और सैन्य समझौते करते हैं। कई सारे देश क्या है, तो अगर हमारे यहाँ पर हमला होगा तो आप भी मेरा साथ दीजिएगा, या फिर अगर हमारे ऊपर भूख संकट आता है, कैसे जो भूखमरी जैसा संकट आता है तो हमारा साथ दीजिएगा। इस ऐसे कई सारे समझौते किए जाते हैं। तो सामरिक गठबंधनों का निर्माण इन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण होता है। पांचों जहां पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है समुद्री मार्गों की सुरक्षा। जिन देशों का व्यापार समुद्री मार्गों पर निर्भर होता है वे अपनी विदेश नीति में समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। जिन भी देशों का व्यापार समुद्री मार्गों के द्वारा होता है वो क्या करते हैं? अपने विदेश नीति में समुद्री सुरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं ताकि आराम से उसका सामान आ जा सके। हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर और फारस की खाड़ी की राजनीति इसका उदाहरण है। छठा पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं सीमा विवादों के समाधान का प्रयास।
सीमा विवादों का समाधान का ये प्रयास करता है भूगोल। कहा जा रहा है कि विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान भी होता है। कई देश कूटनीतिक वार्ताओं और समझौते के माध्यम से अपने भौगोलिक विवादों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि कई सारे जो देश हैं वो कूटनीतिक वार्ताओं को और समझौते के माध्यम से अपने जो भौगोलिक विवाद हैं, मतलब सीमा का विवाद हो, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का भौगोलिक विवाद हो, उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आपका क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भौगोलिक आधार की विवेचना कीजिए या फिर भूगोल किस प्रकार से देशों की विदेश नीति को प्रभावित करता है, उस चीज को आपने समझ लिया। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आपका खत्म हो जाएगा। कहा जा रहा है कि भूगोल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति का एक मौलिक आधार है। किसी देश की मौलिक भौगोलिक स्थिति, सीमाएं, संसाधन, समुद्री पहुंच और भौतिक संरचना उसके राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करती है तथा उन्हीं के आधार पर उसकी विदेश नीति का निर्माण होता है। यही चीज हम आपको ऊपर समझाया और सेम चीज आपको बस नीचे लिख देना है 3-4 लाइन करके। इसलिए यह कथन उचित प्रतीत होता है कि भूगोल अस्थायी होता है जबकि सरकारें बदलती रहती हैं। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए भौगोलिक आधारों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक माना जाता है। जो आपने ऊपर पढ़ा, जो आपने ऊपर लिखा, उसी चीज को बस छोटा सा करके किया तो आप नीचे में निष्कर्ष बना करके लिख दीजिएगा। आपका क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आया, या फिर कोई डाउट है तो आप ये भी पूछ सकते हैं कमेंट में, आपको जवाब मिल जाएगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।